हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग यूथ बुक से पॉलिटी के देख रहे हैं प्रश्न। यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए बहुत ही लाभकारी है पीवाईक्यू। और हम संघीय कार्यपालिका और विधायिका पढ़ रहे हैं। 250 प्रश्न तक पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। इस वीडियो हम 251 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि संघीय कार्यपालिका और विधायिका 3 वीडियो में ख़त्म होगी। छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो रिवीजन करने में आसान रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो यह अनुच्छेद 79 कहता है। एक सरला ट्रिक है, सरला सरला याद कर लीजिए आप लोग। सात से संसद, संसद 79 में है। संसद कितने संगठन कितने सदनों से मिलकर बनेगी? तो 79 में है। ला से राज्यसभा, रा से राज्यसभा, राज्यसभा 80 में है। ला से लोकसभा 81 में है। ये क्रम से है सरला। सा से संसद 79 में, रा से राज्यसभा क्या 80 में, ला से लोकसभा 81 में है। इसके विस्तार को देखने की जरूरत नहीं, जो विस्तार देखने लायक रहेगा उसको पढ़ेंगे। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करता है? तो यह प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? 155 के तहत होती है, राष्ट्रपति द्वारा। अगले प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। तो इसका दोनों कथन सही है। राष्ट्रपति जो है वह संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा की, और उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछता है कि उपराष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं। दोनों में शब्दों में अंतर है। एक संविधान के संरक्षण, सुरक्षा, प्रतिरक्षा की, और एक संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इसमें देखिए राष्ट्रपति का शपथ जो है अनुच्छेद 60 के तहत है। अनुच्छेद 61 में आप लोग कमेंट में बताइएगा अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 61 में कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर नहीं आएगा तो हम कमेंट में बताएंगे। आप लोग गलत भी बताइए, लेकिन आप लोग बताएंगे तो उससे याद होगा। किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को क्या कहा जाता है? मतदान करना कहा जाता है। मतदान करना कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष समान स्थिति में मत नहीं देता है, परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। दूसरे शब्दों में किसी मुद्दे पर अगर सदन समान रूप से विभाजित हो तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है। निर्णायक मत कहा जाता है, और इसका तात्पर्य गतिरोध को समाप्त करना। इस प्रकार स्पीकर द्वारा मत डालने को मतदान करना कहा जाता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो यह 6 माह तक कर सकता है। 6 माह के अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। पद की रिक्ति होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है अधिकतम 6 माह तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित हुआ कौन सा प्राधिकार है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्ययों की लेखा परीक्षा करता है? तो यह कैग है, CAG है। कैग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग CAG 148 में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। और कैग की नियुक्ति जो है 6 वर्ष के लिए होती है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति, ध्यान देना है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देते हैं। यानी दोनों कथन सही है। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होता? तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण ये होते हैं। यहाँ पूछा नहीं होता है, तो प्रत्येक, ये तो सही है, ये होते हैं, तो यानी ये नहीं शामिल होगा, ये शामिल होते हैं। तो प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये नहीं शामिल होते हैं। ये नहीं शामिल होते हैं, यानी यही सही है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित ये शामिल होते हैं, यानी केवल ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है।
ऑप्शन बी सही है, बी में बी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है। लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहा जाता है, राज्यसभा की मेज पर रखी जाती है। तो ए और बी दोनों कथन सही है। ऑप्शन ए सही है। आप लोगों को बताना है कि बजट किस अनुच्छेद में है। बजट किस अनुच्छेद में है, यहाँ पे दिया है ये बजट के बारे में। बजट को हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है। 112 में है, 112 में है। संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है। संसद सदस्य को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है और इस पर हस्ताक्षर करता है। ध्यातव्य है कि संविधान की 3री अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। 261वां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक 148 में है, अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट, यानी राष्ट्रपति शासन जिस राज्य में लगा है तो वहाँ का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में। कौन सा एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्न कहते हैं। कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है। संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद में कुछ भी कहना या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति। जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। तीन ही कथन दिया गया है, तो ये तीनों कथन सही है। तीनों कथन सही है। सदन में वह बोलने की स्वतंत्रता उसके, और गिरफ्तारी से मुक्ति दी जाती है मतदान के संबंध में, और वह सदन चल रहा है तो गवाह के रूप में उसे कहीं भाग लेने के लिए छूट दी जा सकती है। ये और भी दोनों कथन सही है। इसी तीनों कथन सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सा केंद्र के कानून बनाने के अधिकार से संबंध में सही है। संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। तो यह है, दोनों कथन सही है। दोनों कथन सही है। ऑप्शन ये सही है। इसके विस्तार देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के लिए या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, तथा इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जाएगा। केंद्र को कानून बनाने का अधिकार निम्न है। कौन कौन से कानून बनाने के अधिकार हैं देख लेते हैं। 249 के तहत राष्ट्रीय हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद के कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 250 राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 252 अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के बाद संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति, किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना इत्यादि। अगले प्रश्न चलते हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका किसके सामने दायर की जा सकती है। तो यह उच्च न्यायालय के सामने दायर की जा सकती है। विधानमंडल से संबंधित मामले, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। अगले प्रश्न चलते हैं।
भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं? तो इस समय भारत में 543 सांसद हैं। भारत में लोकसभा में 543 सांसद हैं। इसके विस्तार को देखते हैं। 2 सांसद थे जो एंग्लो इंडियन, उनको इस समय समाप्त कर दिया गया है उस पद को। लोकसभा कुल सदस्य संख्या 550 हो सकती है, 550 हो सकती है, जिसमें राज्यों से 530, संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सदस्य होते हैं। वर्तमान में भारत में कुल संसदीय क्षेत्रों की संख्या 543 है तथा लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं। यह सदस्य संख्या 2026 तक अपरिवर्तित है, लेकिन ये 2017 का प्रश्न है। 2019 में 104वां संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के 2 पद जो मनोनीत किए जाते थे समाप्त कर दिया गया है। तो इस समय 543 सदस्य हैं, 543 सदस्य। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। संसद की कार्यवाही के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार। सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार। तो ये दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी सही है। आप लोगों को बता दूं कि ये 104वां संविधान संशोधन जो हुआ है 2020 में हुआ है, 2020 में हुआ है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसी सांसद के पद त्याग के संदर्भ में लिखित में से कौन सा सही है? पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्यागपत्र स्वीकार कर लेते हैं तथा पद त्याग स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्यागपत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता है। अगर सांसद ने अपना पद त्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट की है तो और यदि उसी दौरान अध्यक्ष ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया तो पद त्याग उसी तारीख से प्रभावी होगा। तो ये केवल ऑप्शन सी सही है, केवल ऑप्शन सी सही। इसके विस्तार को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसी सांसद द्वारा पद त्याग करने के हेतु आवेदन करने पर पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन से अध्यक्ष ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। त्यागपत्र स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्यागपत्र वापस लेने का विकल्प नहीं होता है। सांसद को अपना त्यागपत्र पद त्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट करने के विकल्प का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। यानी संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि वह पद त्याग करना भी चाहे और तारीख भी बताए कि हम फला तारीख से नहीं रहेंगे। अगर पद त्याग का आवेदन देता है तो लोकसभा अध्यक्ष के स्वीकार करने के बाद उसका पद खाली हो जाएगा। वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन अधिकार विधेयक के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे शिक्षा, रोजगार में आरक्षण, सरकारी सेवाओं में वरीयता इत्यादि। दूसरा विकल्प है, यह विधेयक दिव्यांगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात माध्यमों, निर्वाचन केंद्रों में दिव्यांग अनुकूल प्रवेश इत्यादि। तो इसका दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों कथन सही है, ऑप्शन बी सही है। आप लोगों को बताना है कि 2016 में ये विधेयक पास हुआ है, तो 1995 को प्रतिस्थापित करके दिव्यांगजन अधिकार विधेयक 2016 पारित हुआ है। इसमें कितने प्रकार की दिव्यांगता का उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार की दिव्यांगता का उल्लेख किया गया है आप लोगों को बताना है 2016 के दिव्यांग अधिनियम में। प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है। कौन सा प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है? सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो यह अतारांकित प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न है जिस पर मौखिक उत्तर नहीं मांग सकते हैं आप। अगले प्रश्न चलते हैं। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। तो दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही है। राष्ट्रपति से चाहे तो
उस राष्ट्रपति शासन को वापस ले सकता है। और राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए यानी ये संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के तत्वाधान में। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है जो भारत के सभी राज्य सरकारों की प्राप्तियों और व्यय के लेखा परीक्षा करता है, तो यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, CAG, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CAG। इसका उल्लेख संविधान के 148 में है, अनुच्छेद 148 में है CAG का उल्लेख। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है, तो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति पद के बारे में अनुच्छेद 63 में बताया गया है, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। व्याख्या जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको पढ़ेंगे और समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? सरकार को जनता का पैसा खर्च करने के अधिकार संसद देती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, इसको विस्तार देख लेते हैं। अनुच्छेद 266 के अनुसार विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता, अर्थात सरकार को धन खर्च करने की अनुमति संसद द्वारा दी जाती है। संविधान द्वारा वित्त संबंधी शक्तियाँ लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपी गई हैं। संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है, तो यह है प्रस्ताव। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है, 148 के अनुच्छेद में है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय में किसका गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नज़र रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। यह परियोजना अन्वीक्षण दल PMG होता है। दोस्तों, अगर हम स्लो पढ़ा रहे हों, स्पीड आप तेज़ कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखें। मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि या सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है, तो यह विदेश मंत्रालय करता है। भारत सरकार नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामलों के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा है, तो प्रमुख मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। आप लोगों को कमेंट में बताना है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। वित्त आयोग के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया, कमेंट में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडलीय सचिवालय का स्कंद नहीं है? स्कंद नहीं है तो यह होगा प्रौद्योगिकी, सेना, आसूचना, नागरिक। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार है जिसमें मंत्रिमंडल को कार्यपालक का दर्जा प्राप्त है। मंत्रिमंडल सचिवालय में सिविल यानी नागरिक, सैन्य एवं आसूचना 3 प्रकार के स्कंद होते हैं। सिविल स्कंद मुख्य स्कंद है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल को परामर्श एवं सहायता देता है। इस विभाग का सैन्य स्कंद सैन्य मामलों के रक्षा मंत्री के समित, सुरक्षा परिषद और अन्य समितियों के सचिवीय सहायता प्रदान करती है, जबकि आसूचना स्कंद केंद्रीय मंत्रिमंडल की संयुक्त आसूचना से जुड़े मामलों को देखता है। संसद सत्र से आरंभ होता है। संसद सत्र कब आरंभ होता है, तो दोनों सदनों के राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है। संसद सत्र दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए
और सत्रावसान किए जाते हैं। दोनों बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 85 में कहा गया है। राज्यसभा के चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/3 सदस्य बार बार पूछता कितने सदस्यों का कार्यकाल, ये कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, तो 1/3 सदस्य। भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को लोक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में सभापटल पर रखता है। यह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। CAG। राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है? तो कितने दिनों के अंदर अनुमोदित कर दिया जाता है? 2 माह के अंदर अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। अगले प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अगर राष्ट्रपति का चयन करने वाली पीठ में उल्लेखनीय रिक्तियां हो तो राष्ट्रपति के रूप में किसी भी व्यक्ति के चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति को अपना नाम मतपत्र पर दर्ज कराने के लिए 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में, 50 मतदाता समर्थक के रूप में होने चाहिए। तो इसका केवल क्यों सही है? केवल क्यों सही है। यहाँ किसी व्यक्ति के चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। केवल क्यों सही है, क्यों सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाता है? रूपांतरण, पूर्ण क्षमादान, रूपांतरण ये गलत है, मेल नहीं खा रहा है। दंड विराम, कम सजा, ये सही है। दंड निलंबन, सजा को अस्थायी तौर पर टालना, ये भी सही है। दंड घटाना, सजा कम करना, केवल ये मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ये सही है। नहीं पूछा है तो ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। केंद्र में संघ की कार्यपालिका में होते हैं। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ये सही है, बी, डी सही है। संघ की कार्यपालिका में, केंद्र में संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो उनके पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा पदच्युति के। राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है तो राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। 292वां प्रश्न है। 1983 में स्थापित किस समिति के राजपत्र का देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था? ढांचे के परिवर्तन का सुझाव देना था। तो यह सरकारिया आयोग गठित किया गया था। अगले प्रश्न चलते हैं। 30 नवंबर 2017 को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? तो 30 नवंबर 2017 में तो राजीव महर्षि थे। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अब लोगों को कमेंट में बताना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है। बार बार बताया हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो राष्ट्रपति तय करते हैं। भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद की चयनित सदस्यों की एक समिति है। तो वह कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति है, PAC। सबसे पुरानी समिति लोक लेखा समिति है और सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा के। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से होते हैं।
7 राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है? संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है, तो यह है सटीक कटौती प्रस्ताव नहीं है। टोकन कटौती प्रस्ताव है, नीति कटौती प्रस्ताव है, अर्थव्यवस्था कटौती प्रस्ताव है। सटीक कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है। 297 प्रश्न है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित हैं? 2 सीटें आरक्षित थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है? तो अविश्वास प्रस्ताव यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, सही है। यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं, बिल्कुल सही है, यानी पी और की दोनों सही है, ऑप्शन डी सही है। 299 पे चलते हैं। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। वीडियो लंबी हो रही है। भारत के कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? भारत के कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में किया गया था। 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी। इसकी स्थापना एम एन राय ने की थी। यह एक साम्यवादी दल है, भारत का साम्यवादी दल है। दोस्तों आज 300 प्रश्न तक रहने देते हैं, 50-50 प्रश्न का करेंगे। अब अगले वीडियो में संघीय कार्यपालिका और विधायिका समाप्त हो जाएगी। दोस्तों वीडियो लंबी हो गई, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें दोस्तों, हेल्प करें चैनल को ग्रो करने में। जय हिंद दोस्तों।